स्वागत है आप। हम इस खंड में आज से शुरुआत करेंगे मैपिंग की कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी हमारे सिलेबस में है। और यदि हम आज के समय में एग्जाम को एनालाइज करें, थोड़ा अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न है वो आजकल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो मैपिंग पर ज़्यादा शिफ्ट किया है। हर साल यूपी पीसीएस 8 से 10 क्वेश्चन सीधे सीधे मैपिंग से पूछता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये मैपिंग पढ़ना कैसे है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर मैपिंग पढ़ते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सही तरीका होना चाहिए आपका मैपिंग को अप्रोच करने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास 2 एटलस होना चाहिए, एक ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस और दूसरा ओरिएंट ब्लैक स्वान का। 2 एटलस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोकेशंस ऐसे होते हैं जो ऑक्सफोर्ड में नहीं मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से कुछ लोकेशंस ऐसे होंगे जो ओरिएंट ब्लैक स्वान में मिलेंगे। तो अगर आपके पास 2 एटलस होगा तो जितने भी लोकेशंस की हम बात करेंगे वो आप उसको लोकेट कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम बेसिकली सीखेंगे कि मैपिंग को पढ़ना कैसे चाहिए ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से कवर कर पाएं। इसीलिए आज हमने सबसे छोटे महाद्वीप का चयन किया है। आज हम शुरू करेंगे सबसे जो छोटा महाद्वीप है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, जो अपने आप में एक देश भी है, उससे। क्योंकि छोटा महाद्वीप है तो इसमें इंफॉर्मेशन भी कम होगी और इसलिए आप बहुत ही इजी वे में सीख पाएंगे मैपिंग को। तो आपको पढ़ने का तरीका क्या होगा, यहां पर अगर आप देखें मैप में तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। अब इस ऑस्ट्रेलिया के मैप में ढेर सारे लोकेशन है, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे पर्वत होंगे, पठार होंगे, रेगिस्तान होंगे, डेजर्ट्स होंगे, तो ये बहुत सारी संरचनाएं होंगी। तो क्या इन सभी को याद रख पाना पॉसिबल है? तो जी नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है। आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्लेसेस हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जितनी इंफॉर्मेशन मैं दिखाऊंगा मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और उसको अपने एटलस में देखिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ऑब्जर्वेशन आप जितना अच्छा करेंगे, मैप को आप जितना अच्छे से देखेंगे, उतना आसानी से आपको चीजें याद रहेंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैपिंग बेस्ड, वो बेसिकली केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, लास्ट ईयर में यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे इस जगह पर, तो यहां पर एक पर्वत दिख रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम का। ठीक, अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? तो सबसे पहला सिंपल प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो किस महाद्वीप में है या किस देश में है। सबसे सरल प्रश्न हुआ। उसी प्रश्न को और टफ बनाया जा सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित 2 स्टेटमेंट दिया जा सकता है, 3 स्टेटमेंट दिया जा सकता है ना। एक स्टेटमेंट बता दिया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है एक नवीन वलित पर्वत है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन है ना। दूसरा स्टेटमेंट मान लीजिए दे दिया कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये। ठीक, तीसरा एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी, इस टाइप का। तो दूसरा क्वेश्चन जो पहले लेवल से टफ हुआ। तीसरा क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल होगा लेकिन उसको अटेम्प्ट करने में मुश्किल होगा। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया के किस तट पे है। ऑप्शन दे दिया, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, दक्षिण पूर्वी तट या दक्षिण पश्चिमी तट। तो ऐसे में यदि आपने केवल ये याद किया हुआ है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है तो आपका काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी कोस्ट पे है या पूरे के पूरे पूर्वी कोस्ट पर फैला हुआ है, उसके पास में कौन कौन से शहर हैं, कौन सी नदियां निकल रही हैं। तो इस तरीके से वेरियस टाइप के क्वेश्चंस मैपिंग से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम उन्हीं पूरे पैटर्न को ध्यान में रखेंगे और उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। किसी भी महाद्वीप को अप्रोच करने का सही तरीके पे अगर आप चलेंगे तो आप चीजें सीक्वेंस में पढ़ पाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ेंगे
और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एटलस में उस लोकेशन को जरूर देखेंगे जिसकी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन, जैसे ये सबसे छोटा महाद्वीप है ना। जितने भी जो 7 कॉन्टिनेंट आप देखते हैं, है ना, उन 7 में सबसे छोटा है, उन 7 में ये सबसे छोटा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, कभी कभी इसको ओशिनिया लिखा जाता है। कभी कभी अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ना लिख के ओशिनिया महाद्वीप लिखा जाता है, ओशिनिया। तो हमें यह समझना होगा कि आखिर ओशिनिया महाद्वीप क्यों कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया कॉन्टिनेंट अलग कैसे है। तो अगर हम बात करेंगे केवल ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आएगा, एक देश मात्र। लेकिन जब हम कहेंगे ओशिनिया कॉन्टिनेंट, तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, तो वो न्यूजीलैंड द्वीप आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में इधर कहीं पर आपको ढेर सारे छोटे छोटे द्वीप बन जाए दिखेंगे। वो छोटे छोटे जो द्वीप हैं उसका नाम है माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया। इन सभी को जब आप एक साथ मिलाएंगे तो उसको ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। फर्क ध्यान रखिएगा कि ओशिनिया महाद्वीप क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और इसके अलावा मेलानेशिया, इन तीनों को मिलाकर, इन सारे द्वीप समूहों को मिलाकर आप जब एक साथ बोलते हैं तो उसको ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। अगली इंफॉर्मेशन, ये जो महाद्वीप है इसकी जनसंख्या भी सभी महाद्वीपों में सबसे कम है। अंटार्कटिक की बात मत करिएगा कि सर अंटार्कटिक में सबसे कम है। अंटार्कटिक में तो मानव बसाव ही नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट पाया ही नहीं जाता है। कुछ रिसर्च स्टेशन स्थापित किए गए हैं अलग अलग देशों के द्वारा, तो उसकी बात नहीं कर रहेंगे हम, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या भी सबसे कम है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ थर्स्टी लैंड या कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड, यानी एक ऐसी भूमि जहां पर पानी की मात्रा कम हो। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पूरा सेक्टर है, पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मरुस्थल से, डेजर्ट से घिरा हुआ है। बहुत सारे डेजर्ट्स पाए जा रहे हैं उसमें, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक। ये कुछ विशेष कुछ फैक्ट्स रहे जो कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि आखिर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसको अप्रोच करने के समय या उसको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले जब आप किसी भी महाद्वीप को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको देखना क्या है या सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है हम उसकी बात करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो सबसे पहले हम उस महाद्वीप के चारों तरफ देखेंगे कि कौन कौन से सागर हैं या कौन कौन से महासागर हैं, ठीक है। कौन कौन से ओशियन है या कौन कौन सी बे है, कौन कौन से स्ट्रेट हैं, ठीक। तो सबसे पहला आप ये समझिए कि स्ट्रेट कहते किसको हैं। स्ट्रेट की अगर हम बात करें, स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल संधि। जल संधि, जल संधि क्या होती है, तो स्ट्रेट बेसिकली एक छोटी वाटर बॉडी होती है जो बहुत ही ज्यादा नैरो होती है, ठीक। लेकिन वो नैरो वाटर बॉडी जो है वो दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है, लिंक प्रोवाइड कराती है दो बड़े ओशियंस के बीच में, दो बड़े सागर यानी सीज के बीच में, ठीक। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक महासागर है इस तरीके से, एक महासागर यहां पर है इस तरीके से, ठीक। ये दो महासागर हैं और इन दोनों महासागरों को आपस में कनेक्ट करता हुआ एक ऐसे वाटर बॉडी है जिससे होकर इन दोनों महासागरों का पानी एक दूसरे की तरफ जा आ सकेगा। तो ये जो पतला, ये जो सकरा नैरो वाटर बॉडी हुआ, इसी वाटर बॉडी को स्ट्रेट कहा जाता है, जलसंधि कहा जाता है, ठीक है। अब जब भी आप जलसंधि की बात करेंगे, स्ट्रेट की बात करेंगे, तो उसके बारे में आपको दो चीजें जानना होगा। सबसे पहली चीज जो जानना होगा वो ये कि वो जो स्ट्रेट है वो किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि
कौन सी वाटर बॉडी को कौन सा स्ट्रेट जोड़ रहा है, तो एक ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मान लीजिए कि ये वाटर बॉडी है और ये वाटर बॉडी है, लेकिन इन दोनों वाटर बॉडीज के बीच में अगर आप देखेंगे ये अगर जोड़ रहा है तो इस तरफ अगर एक लैंड का हिस्सा है यहां पर और एक लैंड का हिस्सा यहां पर है, तो ये वाटर बॉडी क्या करेगा, लैंड ए को लैंड बी के हिस्से से अलग भी करेगा। यानी एक जो स्ट्रेट होगा वो एक तरफ दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा और दूसरी तरफ दो कॉन्टिनेंट्स को या दो लैंड मास को एक दूसरे से अलग करेगा। तो एग्जाम में प्रश्न इन्हीं दो चीजों पर आता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कोई ऐसा प्लेस है जहां पर हमें कोई स्ट्रेट मिल जाए, कोई जलसंधि मिल जाए। आई होप जलसंधि आप समझ गए हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपको दो जलसंधियां बेसिकली मिल जाएंगी जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के इस वाले हिस्से पर आइए, ऊपर वाले, यहां जहां पे मैंने रेड लाइट खींची, रेड लाइन, यहां पर आपको एक जलसंधि मिलेगी जिसका नाम है टॉरस स्ट्रेट। टॉरस जलसंधि, ठीक है। अब टॉरस जलसंधि, मैंने आपको बताया कि जलसंधि दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करेगी। तो दो वाटर बॉडीज कौन सी है, तो यहां पर देखेंगे अगर आप, तो यहां पर एक सागर है जिसका नाम है कोरल सी, यह है आपका कोरल सी। और इधर अगर आप देखेंगे तो यह है गल्फ ऑफ कारपेंटरिया है। या यहां पर अगर आप देखें तो यह है आपका आराफुरा सागर, आराफुरा सी। यानी कि ये जो टॉरस स्ट्रेट है ये कोरल सी को आराफुरा सी से जोड़ता है या कोरल सी को गल्फ ऑफ कारपेंटरिया से जोड़ता है। गल्फ ऑफ कारपेंटरिया जो है वो आराफुरा सी का ही हिस्सा है, ठीक। तो टॉरस स्ट्रेट कोरल सी को आराफुरा सी से कनेक्ट करता है, ये हुई पहली बात। दूसरी चीज, किस किस लैंड मास को अलग करता है, तो यहां पर देखिए तो ये ऑस्ट्रेलिया का केप यार्क प्रायद्वीप है, ये आपका, ये ऑस्ट्रेलिया का केप यार्क, मैं पेन चेंज कर देता हूं, ये जो मैं ग्रीन कलर से किया हूं ये ऑस्ट्रेलिया का केप यार्क प्रायद्वीप है, इसका नाम है केप यार्क प्रायद्वीप, पेनंसुला, केप यार्क पेनंसुला है, यह ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, ठीक। और दूसरी तरफ यहां पर अगर आप देखें तो एक द्वीप दिख रहा है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। तो ये जो टॉरस स्ट्रेट है वो ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क पेनंसुला को पापुआ न्यू गिनी आइलैंड से अलग करता है, ठीक है। तो टॉरस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया में है, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप को, केप यार्क पेनिनसुला को पापुआ न्यू गिनी से अलग कर रहा है और साथ ही साथ कोरल सी को आराफुरा सी से जोड़ रहा है, ठीक। ये हुई ऑस्ट्रेलिया की पहली जलसंधि। दूसरे जलसंधि की अगर आप बात करें तो आप यहां पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह है बास स्ट्रेट, बास जलसंधि, ठीक है। बास जलसंधि, बास जलसंधि की अगर आप बात करेंगे तो बास जलसंधि सबसे पहले किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है उसकी बात करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह है तस्मान सी, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, या ये पूरा का पूरा आपका सदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर है, ठीक है। तो ये आपका, आप ऑप्शन जिस हिसाब से एग्जाम में आएगा उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। अगर ऑप्शन आता है तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ता है तो ये भी उत्तर सही होगा। अगर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट नहीं आता है तो सदर्न ओशियन आएगा या दक्षिणी महासागर आएगा। तो ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है ये बेसिकली दक्षिणी महासागर का या सदर्न ओशियन का जो है उसी का एक पार्ट है। तो बास स्ट्रेट तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से या तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अब ये चूंकि जलसंधि है तो दो क्षेत्रों को अलग भी करेगा, तो इसमें अलग ये किस किस को कर रहा है। तो यहां पर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का है, विक्टोरिया नाम का एक राज्य कह सकते हैं आप,
तो ये ऑस्ट्रेलिया का ही क्षेत्र है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रहा है किस चीज से? तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक द्वीप आपको मिलेगा, उस द्वीप का नाम है तस्मानिया। तस्मानिया। तो बास स्ट्रेट तस्मानिया द्वीप को अलग कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से, या ऑस्ट्रेलिया का जो एक क्षेत्र है विक्टोरिया, जो एक स्टेट है विक्टोरिया, उस विक्टोरिया को तस्मानिया से अलग करता है। यह हुई जल संधि की बात। ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं। जितनी चीजें बता रहे हैं वो आप एटलस में देखते जाइएगा। ठीक है, अब हम एक बार करते क्या हैं कि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ सबसे पहले एक बार घूमते हैं। किसी भी महाद्वीप के चारों तरफ क्या क्या महासागर हैं, क्या क्या लोकेशंस हैं, उसका एक बार ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के पूरब में यानी ईस्टर्न कोस्ट पे, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका कोरल सी हो गया। ठीक है, इसके इधर देखेंगे तो ये पूरा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है, पैसिफिक ओशन के बाद यहां नीचे आएंगे तो ये तस्मान सी है, तस्मान सागर है। ठीक, पैसिफिक, कोरल सी और तस्मान सी ये सब पैसिफिक ओशन के ही पार्ट हैं, उसी के भाग हैं। ठीक है, दक्षिण की तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पर आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिल जाएगा, क्योंकि इसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो यहां पर जैसे एप्पल अगर आप खाते हैं तो एक बाइट काट लिया जाता है, उसी तरीके की कुछ संरचना है जिसको आप बाइट कहते हैं। बेसिकली बे, बाइट, गल्फ ये अलग अलग वाटर बॉडीज हैं जिसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। अंतर की बात अगर हम करें तो जैसे बे की अगर बात करेंगे तो बे क्या होगा कि वो बाहर की तरफ सकरा होगा और जितना जितना आप अंदर की ओर जाएंगे उसका जो मुख होगा वो क्लोज होता जाएगा। जैसे यहां पर अगर आप देखें ये एक गल्फ वाला हिस्सा है। ठीक, लेकिन अगर आप इस जगह पर आए ये बे है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है एक बे, यानी यहां पर देखिए ये चौड़ा है और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे सकरा होता जाएगा, यानी कि जो बे होगा उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से। बाहर की ओर जितना आते जाएंगे देखिए ये चौड़ा होता जाएगा और जितना अंदर की ओर जाते जाएंगे इसका मुंह जो सकरा होता जाएगा, इसी को आप कहते हैं बे। गल्फ की अगर आप बात करेंगे तो गल्फ अंदर की ओर चौड़ा होता जाएगा, उसका एंट्री जो होगा, प्रवेश करने का जो क्षेत्र होगा वो सकरा होगा। जैसे यहां पर अगर आप देखिए तो इसकी तुलना में अंदर ये ज्यादा चौड़ा है, तो इसको गल्फ कहा जाता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा विवाद का विषय, बहुत ज्यादा डाउटफुल है। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो गल्फ होता है वो ज्यादा डेप्थ होता है उसका ज्यादा, लेकिन बे का डेप्थ कम होता है। तो इन सब के आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान ये रखना है बेसिकली कि जो गल्फ होता है उसका एंट्री पॉइंट सकरा होता है, नैरो होता है, और अंदर की तरफ आप जाएंगे तो वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये आप आगे कॉन्टिनेंट्स और पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका जब पढ़ेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो वहां पर ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर दिखेंगी। ठीक, तीसरा आता है बाइट। बाइट क्या होता है कि इसका जो संरचना है ये ज्यादा चौड़ा होता है, इन लोगों गल्फ और बे की तुलना में चौड़ा ज्यादा हो जाता है। आप देखें यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा इसका चौड़ाई ज्यादा है, ज्यादा ओपन होता है बाइट। ठीक, बेसिकली ओपन और क्लोज होने का अंतर है। तो ये ये आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण की तरफ है। और इधर देखेंगे तो ये आपका सदर्न ओशन है, सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो ये दक्षिण की बात हो गई। पश्चिम की तरफ अगर आप आएंगे तो ये पश्चिम की तरफ ये पूरा इंडियन ओशन है। यहां पर देखिए ये इंडियन ओशन, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर की तरफ आएंगे तो यहां पर देखिए ये तिमोर सी है, तिमोर सागर। ठीक, और तिमोर सागर के बाद यहां पर आएंगे तो ये आपका आराफुरा सी है। आराफुरा सी के बाद वापस आप आ जाएंगे गल्फ ऑफ कारपेंटरिया पे और फिर से कोरल सी में। ये ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जो वाटर बॉडीज पाई जा रहे हैं उनकी बात हो गई। ठीक, कि कौन से दिशा में कौन सी वाटर बॉडीज पाई जा रही हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें मुख्य उसका डिवीजन क्या है, कौन कौन से स्टेट हैं उसमें, है ना, और कौन कौन से मुख्य शहर हैं उनकी बात करते हैं। चलिए
अब हम देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है बेसिकली उसमें 6 मुख्य स्टेट हैं, ठीक, और एक आइलैंड भी है जिसको तस्मानिया कहा जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये इसका आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी जैसा पार्ट है, ठीक। तो 6 मुख्य स्टेट हैं। आप, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहला स्टेट है जिसका नाम है क्वींसलैंड, ठीक। तो ये क्वींसलैंड पहला स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। और क्वींसलैंड की जो राजधानी देखेंगे तो ये आपका ब्रिस्बेन है, जो ईस्टर्न कोस्ट पर है, तट पर है, वो इसकी राजधानी है। तो क्वींसलैंड स्टेट है, उसकी राजधानी ब्रिस्बेन है, ठीक। दूसरा, क्वींसलैंड के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स दूसरा स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। इसकी राजधानी अगर आप देखेंगे तो यहां पर है सिडनी। सिडनी न्यू साउथ वेल्स जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी राजधानी है, ठीक। न्यू साउथ वेल्स हिस्से में ही एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कैनबरा। तट से थोड़ा सा अंदर की ओर है, एग्जैक्टली कोस्ट पर नहीं है, कोस्ट से थोड़ा अंदर है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो कि स्थित कहां पर है, तो न्यू साउथ वेल्स नाम का जो स्टेट है उसमें स्थित है, ठीक। तीसरा जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया के, यहां पर अगर आप देखें तो यह है विक्टोरिया। और विक्टोरिया की अगर आप राजधानी की बात करेंगे तो यहां पर देखिए, ये दक्षिणी कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, यहां पर शहर है मेलबर्न। ये विक्टोरिया प्रांत जो ऑस्ट्रेलिया का है उसकी राजधानी मेलबर्न है, ठीक। इसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो यह है नॉर्दर्न टेरिटरी, यानी उत्तरी जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, उसको नॉर्दर्न टेरिटरी नाम दिया गया है, ठीक। चूंकि ऑस्ट्रेलिया का ये नॉर्दर्न टेरिटरी का हिस्सा या साउथ ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत केवल कुछ ट्राइब्स ही रहती हैं, इसलिए यहां पर देखेंगे तो जो स्टेट्स का बंटवारा है या जो स्टेट्स का बॉर्डर है वो आपको सीधा मिल जाएगा, सीधी लाइंस के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट तो है ही नहीं बहुत खास, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न हिस्सा तो डेजर्ट से भरा पड़ा है, ठीक। इसलिए यहां पर आपको बॉर्डर लाइंस जो हैं वो इजीली दिख जाएंगी स्ट्रेट में। तो ये नॉर्दर्न टेरिटरी है। नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न कोस्ट पर यहां पर अगर आप देखें तो ये डार्विन है। ये डार्विन नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी है, ठीक। फिर आप आ जाइए, ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी यहां कोस्ट पर स्थित है एडिलेड। तो एडिलेड दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जो प्रांत है उसकी राजधानी है। और यह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसकी अगर राजधानी की बात करेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट पर जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है पर्थ, वो इसकी राजधानी है। तो ये 6 स्टेट हैं। 6 स्टेट का नाम ध्यान रखिए, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ये तीनों पूर्वी तट की तरफ हैं। इनकी राजधानी देखेंगे तो क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, न्यू साउथ वेल्स में ही एक शहर है जिसका नाम है कैनबरा, और विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, ठीक। इसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी उत्तरी कोस्ट पर डार्विन, साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, ये भी कोस्ट पर है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको शहरों का एक क्रम मिल जाएगा, ठीक। ब्रिस्बेन हो गया, ब्रिस्बेन के नीचे सिडनी है, सिडनी के नीचे कैनबरा है, कैनबरा के नीचे मेलबर्न है, मेलबर्न के बाद यहां पर अगर आएंगे तो एडिलेड है, एडिलेड के बाद यहां पर पर्थ है, पर्थ के बाद यहां पर डार्विन है, ठीक। तो ये शहरों का एक क्रम हो गया। हालांकि कुछ और शहर हैं बीच में जिसकी बात अभी हम कर लेंगे, लेकिन ये 6-7 जो शहर हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहां पर जो मैंने एक यूनियन टेरिटरी की बात की तस्मानिया, उस तस्मानिया की राजधानी जो है वो है होबार्ट, होबार्ट, ठीक। तो तस्मानिया प्रांत है, तस्मानिया प्रांत की जो राजधानी वो है होबार्ट। तो ये हो गए मुख्य शहर। इतना नाम आपको एटलीस्ट ध्यान रखना ही होगा। इसका एक बहुत आसान ट्रिक बताया जाता है, BSc MA PhD, ठीक। बहुत पॉपुलर ट्रिक है। B से ब्रिस्बेन, S से सिडनी, C से कैनबरा, इसके बाद M से मेलबर्न, A से एडिलेड, P से पर्थ, H से होबार्ट और D से डार्विन, ठीक। तो ये शहरों का क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम शहरों को देख लिए मुख्य मुख्य।
अब हम एक एक करके ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को पढ़ने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो इसका जियोलॉजिकल डिवीजन के तरीके से है ना। किसी भी कॉन्टिनेंट को, किसी भी महाद्वीप को आप जियोलॉजिकली कई भागों में बांट सकते हैं। ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया को भी जियोलॉजिकली आप 3 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। एक, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा, यहां से अगर आप एक लाइन खींच दे तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ये पूरा का पूरा ये, तो इस ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में क्या क्या हमें पढ़ना है हम उसकी बात कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, ये वाला हिस्सा आपका हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा, जो कि पूरा का पूरा डेजर्ट्स है, ड्राई है। ठीक, तो दूसरा उसकी मुख्य मुख्य चीजें जान लेंगे। और तीसरा, ये जो बीच का हिस्सा बच गया जो ऑस्ट्रेलियन लो लैंड का हिस्सा है उसकी बात कर लेंगे। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। तो हम भी इसी तरीके से 3 भाग में बांटते हैं इसको। और सबसे पहले हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट को, फिर देखेंगे वेस्टर्न को, और फिर देख लेंगे मिडिल का हिस्सा। तो आसानी से आपको चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पूर्वी कोस्ट से। ठीक, ईस्टर्न कोस्ट पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के। अब ईस्टर्न कोस्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर आएंगे तो ये है आपका कोरल सी। ठीक, कोरल सी की बात अगर हम करें तो कोरल सी के पास में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक संरचना है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये पूरा ये जो संरचना ये है ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल सी आपने ज्योग्राफी में पूरा का पूरा एक सेक्शन पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था कोरल रीफ्स के बारे में। ये वही प्रवाल हैं। ठीक, तो चूंकि ये जो सागर है इसमें कोरल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, प्रवाल की संख्या बहुत ज्यादा, उसी आधार पर इसको कोरल सी नाम भी दे दिया गया है। इसी कोरल सी में अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कोस्ट पर तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जा रही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये एक अवरोधक प्रवाल भित्ति का एग्जाम्पल है, एक बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है। ठीक, अब कोरल क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं। कोरल एक जीव है जिसको प्रवाल कहते हैं, मूंगा कहते हैं, जो कुछ सर्टेन कंडीशंस में रहता है, जहां पे सैलिनिटी जो है वो आपका 20 से 30 के बीच में होना चाहिए, या 25 से 30 के बीच में होना चाहिए, 21 से 23 के बीच में टेम्परेचर, या 21 से 27 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा स्वच्छ नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरीके की कंडीशंस उसको चाहिए होता है। उष्ण जल में यानी वार्म वाटर में रहता है, तो इस तरीके की कंडीशन चाहिए होती है वहां पर। जहां पर कोरल होता है वहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ये सारी बातें आप कर चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक है, तो कोरल यहां पर रहता है और इसी से जो रीफ बना है उसको ग्रेट बैरियर रीफ नाम दिया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, या उत्तर पूर्वी कोस्ट पर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कोरल रीफ है यहां पर चूंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इसीलिए इसको अंडर वाटर गार्डन कहा जाता है, अंडर वाटर गार्डन। ठीक है, और चूंकि मैंने बताया कि जहां पर कोरल होते हैं वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कोरल वाले क्षेत्र को समुद्री सतह का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है, यानी रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन ओशियंस, ये कहा जाता है कोरल के बारे में, प्रवाल वाले क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जहां पर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है वो क्षेत्र प्रवाल का ही होता है। बायोडाइवर्सिटी अभी आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी के टाइप पढ़ना होगा। ठीक, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एक डाइवर्सिटी का टाइप आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, वो सबसे ज्यादा होता है कोरल्स में। यूपीपीसीएस में एक प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाती है, तो उत्तर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कहां पर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, तो उत्तर होगा कोरल में, प्रवाल क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति है, यानी बैरियर रीफ है। दूसरा, अगर आप इसका एक्सटेंशन देखेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, और ये जो बैरियर रीफ है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उत्तर में ही है, उसको टच नहीं करती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही
पूछ सकता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को टच करता है या उसके आर पार मौजूद है, तो इस तरीके के भी स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर हम कोरल सी से थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा और नीचे की तरफ अगर आप आए, या यहां पर आप कुछ शहरों को देखें, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये आपका केप यार्क प्रायद्वीप है, ये केप यार्क है, ठीक। केप यार्क प्रायद्वीप के पास में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक प्लेस है, यहां पर अगर आप देखें तो ये एक जगह है जिसका नाम है वीपा। केप यार्क प्रायद्वीप, प्रायद्वीप यानी पेनंसुला, पेनंसुला यानी एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरीके से, तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हो, उसको पेनंसुला कहा जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस हिस्से को, तो ऊपर की तरफ टॉरस स्ट्रेट है, इधर गल्फ ऑफ कारपेंटरिया है और इधर कोरल सी है, तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक स्थल खंड का भाग है, इसलिए इसको पेनंसुला कहा जाएगा। तो ये केप यार्क प्रायद्वीप है, केप यार्क पेनंसुला है। केप यार्क पेनंसुला में अगर आप देखेंगे तो एक जगह है वीपा। इस वीपा का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये बॉक्साइट के उत्पादन के लिए फेमस है, माइनिंग ऑफ बॉक्साइट। तो दुनिया में बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा खान है या सबसे प्रमुख उत्पादक प्रोडक्शन वाला क्षेत्र है वो यही वीपा का क्षेत्र है। तो वीपा बॉक्साइट खनन के लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहां से हम नीचे चलते हैं, नीचे की तरफ हमें अब ईस्टर्न कोस्ट पे जो मुख्य कुछ शहर हैं उनकी बात करनी है एक एक करके, ठीक है। तो वीपा हो गया, वीपा के बाद नीचे यहां पर आएंगे तो यहां पर एक शहर मिल रहा है आपको, केन्स, ठीक। यह है केन्स शहर। केन्स शहर की बात करें तो ये जो केन्स शहर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। यहां पर यही ऑस्ट्रेलियन, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो धारा आती है, गर्म जल धारा आपने पढ़ा था, उसी का पूरा क्षेत्र है, ठीक है। इसी केन्स के पास में ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ज्यादा रेनफॉल प्राप्त करने वाला क्षेत्र है वो यही केन्स है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र यही केन्स क्षेत्र है, जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी कोस्ट पर स्थित है, ठीक है। केन्स के नीचे अगर आप आएंगे तो यहां पर अगर आप एक शहर देखेंगे तो यह रॉकहैम्पटन, रॉकहैम्पटन एक शहर है, ठीक। रॉकहैम्पटन के नीचे आएंगे तो यहां पर एक शहर मिलेगा आपको ब्रिस्बेन, ठीक है। यह ब्रिस्बेन है। ब्रिस्बेन शहर की बात करें तो ब्रिस्बेन जो शहर है वो एक तो क्वींसलैंड जो हिस्सा है, क्वींसलैंड जो स्टेट है उसकी राजधानी है। क्वींसलैंड की राजधानी होने के साथ साथ जो ब्रिस्बेन वाला क्षेत्र है वो गेहूं की मंडी के रूप में, व्हीट मार्केट के रूप में फेमस है। गेहूं की एक बहुत बड़ी मंडी है ऑस्ट्रेलिया में। होता यह है कि इस वाले पूरे क्षेत्र में, क्वींसलैंड के बाद यहां पर अगर आप देखेंगे ये पूरा मिडिल का हिस्सा, तो यही ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जो ऑस्ट्रेलिया में होता है बेसिकली वो इसी साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर ही हो रहा है, या इसी मिडिल वाले रीजन में पूरा हो रहा है। इसीलिए यहां पर गेहूं का उत्पादन होगा, तो ब्रिस्बेन जो है वो गेहूं की मंडी के रूप में फेमस है। अब जब गेहूं है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह भी डेवलप कर जाएंगी। साथ ही साथ पोर्ट है, तो पोर्ट की वजह से जो जलयान उद्योग होता है ना, जो पानी के जहाज वगैरह बनते हैं, शिप जो बनते हैं, उसके लिए भी ये फेमस हो जाएगा। तो ये तीसरा शहर हो गया ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन के अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए तो एक शहर है गोल्ड कोस्ट, ये है आपका गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट की अगर हम बात करें, ये आपका गोल्ड कोस्ट हो गया। गोल्ड कोस्ट की अगर हम बात करें, गोल्ड कोस्ट बेसिकली पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स वाला जो शहर हमने बताया था, न्यू साउथ वेल्स जो प्रांत बताया था वहां पर, न्यू साउथ वेल्स के ईस्टर्न कोस्ट पर है गोल्ड कोस्ट। और न्यू साउथ वेल्स का जो क्षेत्र है वो कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसीलिए गोल्ड कोस्ट जो है वो कोल का एक्सपोर्ट करने वाला प्रमुख बंदरगाह है ऑस्ट्रेलिया का। तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का कोयला निर्यात के लिए फेमस एक पोर्ट है। भारत भी ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा कोयले का आयात करता है, इसलिए भारत में भी जो कोयला आता है वो भी बेसिकली गोल्ड कोस्ट वाले जो पोर्ट है उसी से ज़्यादा मात्रा में आता है। तो ये गोल्ड कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है और ये कोयले के निर्यात के लिए फेमस है। गोल्ड कोस्ट के अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक शहर है न्यू कैसल, ठीक है। तो न्यू कैसल ध्यान रखिएगा। न्यू कैसल के नीचे आप आएंगे तो यह है सिडनी। सिडनी की अगर आप बात करेंगे
तो ये पहली बात न्यू साउथ वेल्स प्रांत की राजधानी है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स प्रांत की राजधानी होने के साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर, लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यही सिडनी है। सिडनी की अगर आप बात करेंगे तो ये बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, सबसे बड़ा शहर है। और साथ ही साथ सिडनी से एक रेलवे लाइन गुजरती है जिसको ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कहा जाता है। ये यहां सिडनी से शुरू होकर, यहां से ऐसे शुरू होकर इधर से यहां पर्थ शहर पर आती है। तो सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला एक रेलवे लाइन गुजरता है जिसको कहा जाता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। ठीक, तो ये जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल है ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी को, जो कि पूर्वी तट पर है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के एक शहर जिसका नाम है पर्थ, उससे जोड़ता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है इसका नाम, जो सिडनी को पर्थ से जोड़ रहा है। ठीक है, सिडनी के नीचे अगर आप आएंगे तो यह है कैनबरा। कैनबरा की विशेषता यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कहां पर स्थित है? तो न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। ये जो कैनबरा है ये ग्रिड पद्धति पर बसाया गया है। ग्रिड पद्धति का मतलब कुछ इस तरीके की शतरंज जैसी संरचना है ना, इस तरीके से, यानी जो रोड्स होंगी वो एक दूसरे के को समकोण पर काटेंगी, 90 डिग्री पर काटेंगी। ठीक उसी तरीके से जैसे हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में शहरों को बसाया गया था एक प्लानिंग के तहत, ठीक उसी तरीके से कैनबरा भी एक प्लान सिटी है जो कि ग्रिड पद्धति पर बना हुआ है। ठीक है, कैनबरा के नीचे अगर आप आएंगे तो यह है मेलबर्न। मेलबर्न की अगर हम बात करें तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का वो शहर है जो दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सिडनी था और दूसरा सबसे बड़ा शहर मेलबर्न है, और साथ ही साथ ये विक्टोरिया प्रांत की राजधानी भी है। ठीक, अब ईस्टर्न कोस्ट पे आपने जो शहर देखे उनका एक क्रम देख लीजिए। वीपा, वीपा के बाद केन्स, केन्स के बाद रॉकहैम्पटन, रॉकहैम्पटन के बाद गोल्ड कोस्ट, फिर न्यू कैसल, फिर सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न। ये ईस्टर्न कोस्ट के शहर हुए और उनके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन हुई जिसको आपको जानना है। ठीक है, आगे चलें। अब हम ईस्टर्न कोस्ट पर ही एक और संरचना की बात करते हैं, और वो संरचना है आपका इस मैप में, आप देखिए। ईस्टर्न कोस्ट पे ही हम बात करेंगे। अब शहरों की हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया का है, वहां पर एक माउंटेन पाया जाता है। उस माउंटेन का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहां पर अगर आप देखें तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार यहां पर भी पाया जा रहा है। यानी कि वो जो 3 प्रांत आपने देखे थे, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, उन तीनों प्रांत में फैला हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पहली बात ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर पूरा फैला हुआ है। ठीक है, दूसरी बात इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो केप यार्क पेनिनसुला से शुरू होकर विक्टोरिया तक, विक्टोरिया का जो क्षेत्र है वहां तक है। ठीक है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ही अगर आप न्यू साउथ वेल्स में आएंगे और विक्टोरिया में आएंगे तो विक्टोरिया में इसी को कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन आल्पस, ऑस्ट्रेलियन आल्पस। ठीक, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ही विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलियन आल्पस नाम से जाना जाता है, और न्यू साउथ वेल्स में इसी को न्यू इंग्लैंड रेंज नाम से जाना जाता है, न्यू इंग्लैंड रेंज। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की पहली विशेषता ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कोस्ट पर स्थित है। दूसरी विशेषता कि ये केप यार्क प्रायद्वीप से लेकर विक्टोरिया का जो क्षेत्र है वहां तक फैला हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को न्यू साउथ वेल्स में न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से जानते हैं, और विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलियन आल्पस कहा जाता है। ठीक है, तीसरी बात
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर विक्टोरिया वाले क्षेत्र के पास अगर आप देखेंगे तो यहां पर है माउंट कोसियुस्को। ये माउंट कोसियुस्को जो कि लगभग 2229 मीटर ऊंचा है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक है। साथ ही साथ पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी माउंट कोसियुस्को है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर हम बात करें तो ये एक प्राचीन पर्वत है ना। आज ये अवशेष के रूप में ही आप एक तरीके से कह सकते हैं प्राप्त होता है। यानी अगर स्टेटमेंट ऐसा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक न्यूली फोल्डेड माउंटेन है तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बेसिकली प्राचीन पर्वत है। प्लेट टेक्टोनिक का एक्सेप्शन है, यानी प्लेट टेक्टोनिक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत केवल और केवल न्यूली फोल्डेड माउंटेन की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, उनका एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए ये उसका अपवाद होगा। साथ ही साथ अगली विशेषता की बात करें तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज दुनिया की। अब ये थर्ड पे अगर है तो फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे है एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है, सेकंड पे है रॉकी जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और थर्ड पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और फोर्थ पे आपका आएगा हिमालय। ठीक, तो ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इतनी बातें क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही अगर आप देखेंगे तो ये एक वाटर डिवाइड है ऑस्ट्रेलिया के लिए, या आप कह सकते हैं कि एक जल विभाजक है, क्योंकि इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से बहुत सारी नदियां निकलकर यहां पर पैसिफिक ओशन में जाकर एंट्री करती हैं, और दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और इस तरीके से इधर पश्चिम की ओर आकर फ्लो करती हैं। ठीक, तो हमें इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो मुख्य नदियां निकलती हैं जो पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है, उसकी बात करनी है। ठीक है, यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे, यहां पर अगर आप देखिए तो ये एक नदी है जिसका नाम है डार्लिंग नदी। ठीक, ये है डार्लिंग नदी, और ये अगर आप देखेंगे तो यहां पर है मरे नदी। ये आपका है मुर्रे नदी, मुर्रे या मरे लिखा जाता है। तो ये है आपका डार्लिंग नदी और ये है मरे नदी। ठीक, ये दो मुख्य नदियां हैं। अगर आप डार्लिंग नदी की देखेंगे तो ये इस वाले क्षेत्र से देखिए, यहां से इस तरीके से ऐसे निकल रही है ये, और यहां से इधर से ऐसे आ रही है, और इस वाले क्षेत्र से निकल रही है आपका ये मर्रे नदी, और ये इधर से आते हुए यहां पर ये दोनों मिल जा रही हैं। जहां पर मरे और डार्लिंग नदियां मिल रही वहां पर एक शहर है जिसका नाम है मिल्दुरा। मिल्दुरा। ठीक, तो मरे और डार्लिंग नदियां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। इन दोनों नदियों का संगम होता है मिल्दुरा के पास में, और वहां से ये दोनों नदियां एक होकर यहां पर आकर, अगर आप देखेंगे वहां से ये दोनों नदियां आकर इस तरीके से यहां पर आकर गिर रही हैं। ठीक, जहां पर ये नदियां आकर गिर रही हैं वहां पर एक खाड़ी है जिसको कहा जाता है एनकाउंटर बे। एनकाउंटर बे। तो मरे और डार्लिंग नदियां मिल्दुरा में इनका संगम होता है, और वहां से ये एनकाउंटर बे में आकर गिर जाती हैं, एनकाउंटर की खाड़ी में आकर गिरती हैं। जहां पर एनकाउंटर बे में ये नदियां आकर गिर रही हैं उसी के पास में अगर आप देखेंगे तो एक द्वीप है जिसका नाम है कंगारू आइलैंड। इसे कंगारू आइलैंड कहा जाता है क्योंकि इसी द्वीप पर कंगारुओं का एक नेशनल पार्क स्थित है। तो कंगारू आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में है, एनकाउंटर बे के पास में है, या एडिलेड शहर के हल्का सा पश्चिम में है। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो नदियां हैं मरे और डार्लिंग,
ये जहां पर एनकाउंटर बे में आकर गिर रहे हैं उसी के पास में अगर आप देखेंगे तो एक शहर भी है एडिलेड, थोड़ा सा दूरी पर है लेकिन उसके आप कह सकते हैं कि लगभग पास में, एडिलेड शहर के पास में ही मरे और डार्लिंग नदियां आकर एनकाउंटर बे में अपना जल जो है वो विसर्जित कर देती है, अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर देती है। अब मरे डार्लिंग यही ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदियां हैं। अब इस वाले पूरे क्षेत्र में अगर आप आइए तो यहां पर एक नदी है मरे नाम की, एक नदी है डार्लिंग नाम की। इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो दोआब होगा, है ना, और दोआब के क्षेत्र में जो नदियां होंगी उनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स जमा होंगे और उससे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बनेगी, इसीलिए इस क्षेत्र में खेती होती है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का खेती की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, इसीलिए ब्रिस्बेन यहाँ पर है जो गेहूं की मंडी बन रहा था। ठीक है, तो ये पूरा फसल उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। इसी क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं, उस घास के मैदानों को कहा जाता है डाउन्स। डाउन्स मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट ग्रास लैंड पाए जाते हैं, उन टेम्परेट ग्रास लैंड्स को डाउन्स कहा जाता है। और जहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड होंगे उन्हीं जगह पर गेहूं की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए यह क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पर चूंकि पानी की सुविधा तो है ही, इसके अलावा घास भी है, घास के मैदान भी है, तो कुछ जगह तो ऐसे होंगे जहां पर खेती होगी। ठीक है, दूसरी बात, कुछ जगह जहां पर खेती नहीं हो पाएगी वहां पर क्या होगा, घास अवेलेबल है, इसलिए ऐसे जगहों पर पशुपालन किया जाता है। तो इसलिए मरे डार्लिंग बेसिन का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्षेत्र पशुपालन के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। पशुपालन में भी चूंकि ऑस्ट्रेलिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भेड़ पालन के लिए आदर्श हैं, भेड़ पालने के लिए, तो यहां पर भेड़ पालन सबसे ज्यादा होता है। अब इस पूरे क्षेत्र में अगर भेड़ पालन होगा तो भेड़ से उसकी जो बाल होते हैं उससे ऊन बनता है, इसलिए ऊन का क्षेत्र हो जाएगा ये। और कोई एक शहर जो नजदीक होगा वो बनेगा ऊन की मंडी। तो यहां पर ये जो एडिलेड शहर है वो ऊन की मंडी के रूप में फेमस है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होने के साथ साथ ऊन की मंडी है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अन्य चीजें तो डेवलप की ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से ऊन की मंडी के रूप में विख्यात है ये एडिलेड शहर। ऊन क्यों है, क्योंकि पशुपालन अच्छा हो रहा है, पशुपालन हो रहा है तो उसके मीट का निर्यात भी होगा, ऊन का निर्यात तो हो ही रहा है। ठीक, अब यहां पर जो भेड़ पाली जाती है एक विशेष टाइप की भेड़ पाई जाती है, उस भेड़ को कहते हैं मेरिनो। तो मेरिनो टाइप की भेड़ पालन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है, और जब ज्यादा मात्रा में भेड़ पालन किया जा रहा है तो मजदूरों की जरूरत होती है, और वो जो मजदूर लगाए जाते हैं जो इन भेड़ों की देखभाल करते हैं उन मजदूरों को कहा जाता है जेकारू। जेकारू, ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि क्यों यहां पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, क्यों यहां पर पशुपालन, क्यों यहां पर ऊन की मंडी पाई जा रही, ये चीजें अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ईस्टर्न कोस्ट की बात हुई। ईस्टर्न कोस्ट पे आपको कुल मिलाकर इतनी ही चीजें जानना है। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे। वेस्टर्न कोस्ट पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया के आए तो वेस्टर्न कोस्ट पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के आएंगे तो आपको कुछ लोकेशंस आपको बस ध्यान रखना है। जैसे यहां पर डेजर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा मरुस्थल हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो एक मरुस्थल है ग्रेट सैंडी, ठीक, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन डेजर्ट। उसके नीचे आएंगे तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बाद यहां पर अगर आप आएंगे तो यह है तनामी डेजर्ट। तनामी डेजर्ट के थोड़ा सा और ईस्ट में आएंगे तो सिम्पसन डेजर्ट। ये 5 मुख्य मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है किसी भी एक डेजर्ट का नाम देके, ठीक। तो और दूसरा, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जाएगा तो आपसे क्रम लगवाया जा सकता है, नॉर्थ टू साउथ क्रम,
तो नॉर्थ टू साउथ क्रम आपका क्या होगा? तो अगर आप देखेंगे तो ग्रेट सैंडी है, इसके भी हल्का से ऊपर देखेंगे तो तनामी है, तो तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, इनके अंदर अगर आप ग्रेट सिम्पसन को भी फिट करेंगे तो तनामी, तनामी के बाद सैंडी, सैंडी के बाद गिब्सन, गिब्सन के बाद सिम्पसन, और फिर सबसे दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। चूंकि ऑस्ट्रेलिया में हर चीज के नाम के आगे ग्रेट लगा हुआ है, उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि जो यूरोप के लोग थे वो यूरोप की चीजें ही देखे थे, वही आकर यहाँ पर बसे थे, उन्होंने यहाँ की खोज की थी, तो उनको जो भी चीजें यहाँ दिखती थी उनको लगता था ये तो बहुत ज्यादा हाइट वाला है, तो उसको ग्रेट हर जगह कर देते थे। ठीक, तो ये 5 डेजर्ट हैं, इन डेजर्ट का क्रम आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी क्षेत्र में इन डेजर्ट्स के बाद अगर आप आएंगे तो यहां पर देखिए तो एक पठार है किम्बरले प्लेट्यू। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में है, मिनरल्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। मिनरल्स की भी अगर आप बात करेंगे तो मिनरल्स में कौन सा मिनरल? तो हीरा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, डायमंड के लिए। ठीक, कहीं भी अगर किम्बरले लिखा मिल जाए तो किम्बरले एक टाइप की रॉक होती है, एक टाइप की चट्टान होती है। किम्बरले चट्टान फेमस होता है, उसकी जो शिराएं होती हैं उनमें डायमंड ही पाया जाता है। तो दुनिया में कहीं भी अगर आपको किम्बरले लिखा मिल जाए तो आप आंख बंद करके ये ध्यान रखिएगा कि वहां पे हीरा जरूर पाया जाएगा। ठीक, अभी आप अफ्रीका पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको किम्बरले मिल जाएगा। इसीलिए हीरा के लिए, हीरा का जो प्रोसेसिंग होती है उसको नाम ही दे दिया जाता है किम्बरले प्रोसेसिंग। तो किम्बरले शब्द का मतलब ही आप ये समझ लीजिएगा कि किम्बरले है तो हीरा तो जरूर मिलेगा। किम्बरले प्लेटो के पास में ही अगर आप देखेंगे इसके थोड़ा सा पूर्व की तरफ तो एक जगह है अर्नहम लैंड। ये अर्नहम लैंड जो जगह है ये फेमस है ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम उत्पादन के लिए। ठीक, तो अर्नहम लैंड एक जगह है जो फेमस है ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के उत्पादन के लिए। साथ ही साथ नासा ने अभी रिसेंट में यहां पर अपना एक सैटेलाइट लॉन्च जो क्षेत्र है उसकी स्थापना करने पर विचार कर रहा है। तो लोकेशन अर्नहम लैंड ही फाइनल किया है नासा ने एक और रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में, इसलिए अर्नहम लैंड पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक, अब ये पश्चिमी क्षेत्र में इतना देख लेने के बाद पश्चिमी तट पर एक जो शहर है उसकी बात कर लेते हैं, यह है पर्थ। ठीक, पर्थ शहर की अगर आप बात करेंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी कोस्ट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर नहीं है, यह पश्चिमी कोस्ट का सबसे बड़ा शहर है। ठीक, और दूसरा अगर आप इस शहर की लोकेशन देखेंगे तो ये 30 डिग्री के नीचे है, ये 30 डिग्री साउथ है और यहां पर लगभग 40 डिग्री, तो 30 to 40 डिग्री साउथ में है और वेस्टर्न कोस्ट पे है। तो किसी भी कॉन्टिनेंट के 25 से 40 डिग्री के बीच में, 25 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में अगर कोई प्लेस पाया जा रहा है वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर, तो वहां पर विशेष तरीके की क्लाइमेट पाई जाएगी और उस क्लाइमेट को कहा जाता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय जलवायु। और भूमध्य सागरीय जलवायु अगर कहीं पर आ जाए तो आप 3 बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा वो 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होगा और वो हमेशा वेस्टर्न कोस्ट पर पाया जाएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो बारिश होगा वो हमेशा सर्दियों में होगा, विंटर सीजन में बारिश होगी। ठीक, तो रेनफॉल इन विंटर सीजन इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता होती है। तीसरी बात, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में खट्टे फलों की खेती होगी, रसदार फलों की खेती होगी, जैसे ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए, तो इस तरीके के खट्टे फलों की खेती होती है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की 3 बात, 25 से 40 डिग्री के बीच में होगा वेस्टर्न कोस्ट पे, विंटर में रेनफॉल होगा हमेशा, समर का जो सीजन होगा वो ड्राई होगा, समर में बारिश नहीं होगी और खट्टे रसदार फलों की खेती होगी। अब खट्टे फल, अंगूर वगैरह वाली चीजें हैं तो वहां पर वाइन इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी, साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी, तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी क्षेत्र ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का। पश्चिमी क्षेत्र में ही अगर आप 1-2 चीजें और देखें तो आपको
कुछ, तो आपको दो शहर मुख्य रूप से देखना है। यहां पर अगर आप देखेंगे, जहां पे आपने ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट देखा था, या यहां पे नल्लाबार प्लेन जो है उसके पास में अगर आप देखेंगे तो दो शहर मिलेंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। एक शहर का नाम है कालगुरली और दूसरे का नाम है कुलगार्डी। कुलगार्डी, कालगुरली और कुलगार्डी, ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में है। और ये दोनों के दोनों फेमस हैं बेसिकली गोल्ड माइंस के लिए, अपने सोने की खानों के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में कालगुरली और कुलगार्डी नाम के दो क्षेत्र हैं जो माइंस के लिए फेमस हैं, बेसिकली अपने गोल्ड माइंस के लिए। ठीक, अब पश्चिमी कोस्ट पे आपको एक दो लेक्स दिख जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए तो यह है लेक ऑस्टिन। ये लेक ऑस्टिन ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख झील है। ये है लेक डिसअपॉइंटमेंट। लेक डिसअपॉइंटमेंट ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये है लेक आयर। लेक आयर, लेक आयर की अगर आप बात करेंगे तो लेक आयर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। सी लेवल से सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वो है लेक आयर। और ये जो लेक आयर है यही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक, तो लेक आयर दो भागों में आपको मिलेगी। यहां पर लेक आयर नॉर्थ है, एक लेक आयर साउथ। ठीक, तो लेक आयर नॉर्थ और साउथ है। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है सी लेवल से, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी झील है वो भी लेक आयर ही है। ठीक, अब वेस्टर्न वाले हिस्से में एक दो माउंटेन्स को आपको देखना है, तो एक दो माउंटेन्स आप देख लीजिए। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो ये एक मैकडोनल रेंज है। ठीक, मैकडोनल रेंज के अगर आप हल्का सा नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा मसग्रेव रेंज। इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस तरीके से मिल जाएगा मसग्रेव रेंज। ठीक, तो मैकडोनल रेंज हो गया, इसके नीचे मसग्रेव रेंज हो जाएगा, मसग्रेव। ठीक, और इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो है बैरो रेंज। ठीक, तो मैकडोनल रेंज और मसग्रेव रेंज, ये दोनों जो रेंज हैं, ये दो पर्वत है, ये पर्वत लोहे की खानों के लिए फेमस हैं, आयरन ओर के लिए फेमस हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है मैकडोनल रेंज और मसग्रेव रेंज, ये दोनों के दोनों आयरन के प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। ठीक है, मैकडोनल रेंज के पास में ही अगर आप देखेंगे तो एक जगह है जिसका नाम है एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग, ठीक, तो ये एलिस स्प्रिंग ये ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, तो एलिस स्प्रिंग ध्यान रखना है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए फेमस है। इसी एलिस स्प्रिंग के अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको एक जगह मिल जाएगा माउंट ईसा। माउंट ईसा, माउंट ईसा बेसिकली फेमस है लेड और जिंक के खनन के लिए। ठीक, तो माउंट ईसा लेड और जिंक के खनन के लिए फेमस है। और इसी के पास में एक जगह मिलेगा आपको पिलबारा। पिलबारा बेसिकली आयरन ओर की एक खान है जो कि मैकडोनल और मसग्रेव जो रेंज वाला क्षेत्र है उसी क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना है कि मैकडोनल और मसग्रेव रेंज के साथ साथ पिलबारा जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का वो लोहा के लिए फेमस है। एलिस स्प्रिंग खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए, अर्नहम लैंड यूरेनियम के लिए, किम्बरले पठार हीरा उत्पादन के लिए, और कालगुरली और कुलगार्डी जो मैंने आपको यहां पर दो दिखाया वो गोल्ड के लिए फेमस हैं। ठीक, इसके बाद यहां पर अगर आप आएंगे ये है आपका ग्रे रेंज। तो ग्रे रेंज ध्यान रखना है, ग्रे रेंज के पास में ही आपको यहां पर एक श्रेणी मिल जाएगी इस तरीके से जिसका नाम है फ्लिंडर्स। फ्लिंडर्स, फ्लिंडर रेंज, और फ्लिंडर के साथ साथ इसी वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा ब्रोकन हिल्स। ब्रोकन हिल्स, जो ब्रोकन हिल्स है ये भी लेड और जिंक के उत्पादन के लिए फेमस है।
ठीक, तो माउंट ईसा आपने देखा था लेड और जिंक के लिए, ठीक उसी तरीके से ब्रोकन हिल्स भी लेड और जिंक के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक, इसके अलावा फ्लिंडर्स जो रेंज है वो आयरन के लिए फेमस है, और फिर ये आपका ग्रे रेंज है। ठीक, एक पर्वत आपको ध्यान रखना है यहां पर, मैं मिस कर गया, पर्थ के पास में अगर आप देखेंगे तो एक पर्वत है इस तरीके से जिसका नाम है डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज पर्थ के पास में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया के सारे पर्वतों को मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपने देख लिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद न्यू इंग्लैंड रेंज उसे कहा जा रहा था न्यू साउथ वेल्स में, विक्टोरिया में उसे को ऑस्ट्रेलियन आल्पस के नाम से जाना जा रहा था। ठीक, इसके बाद यहां पर आप देखें तो एक ग्रे रेंज है, उसके नीचे फ्लिंडर्स रेंज है, और यहीं पर ब्रोकन हिल्स है। ठीक, उसके बाद ये आपने देखा मैकडोनल रेंज, फिर आपका बैरो रेंज और मसग्रेव रेंज, और यहां पर आपने देखा डार्लिंग रेंज। तो ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य रूप से पर्वत है। ठीक, झीलों की बात करें तो यहां पर मैंने आपको दिखाया लेक आयर, लेक आयर के साथ साथ मैंने आपको दिखाया यहां पर लेक ऑस्टिन, लेक ऑस्टिन के अलावा लेक डिसअपॉइंटमेंट। ठीक, लेक और बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये तीन मुख्य रूप से ध्यान रखना है, जिसमें लेक आयर सबसे लोवेस्ट पॉइंट होने के साथ साथ सबसे बड़ा झील भी है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ये मिडिल के सेक्शन को हमने देख लिया कि यह जितना लेक आयर का जो आपने हिस्सा देखा, या ये जो ब्रोकन हिल्स, फ्लिंडर्स हिल्स, मैकडोनल, मसग्रेव, ये बेसिकली मिडिल जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है उस क्षेत्र तक फैले हुए हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो क्वींसलैंड का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्वींसलैंड का जो पूरा क्षेत्र है ये फेमस है आर्टिसियन बेसिन के लिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, हिंदी में मैं लिख देता हूं ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। ये ग्रेट आर्टिसियन बेसिन बेसिकली अपने जल संसाधनों के लिए फेमस है, वाटर रिसोर्सेस के लिए फेमस है। आर्टिसियन बेसिन का मतलब होता है कुआं, है ना। तो ये बेसिकली इसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि यहां पर एक ऐसे चट्टान है इस तरीके से, ठीक है, और ये जो चट्टान है वो सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। इस सेडिमेंट्री रॉक से होकर वाटर नीचे जाएगा, इस बीच में पूरा सेडिमेंट्री, और यहां पर नीचे जो है आपका एक इग्नियस रॉक की सिस्टम पूरा पाई जा रही है। अब ये जो वाटर होगा, ये इस वाटर यहां से परकुलेट करके इस बीच में आकर जमा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे की जो चट्टान है वो इग्नियस रॉक्स की है, और इग्नियस रॉक्स में पोर्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो एक वाटर का टेबल बनाएगा, वाटर ग्राउंड वाटर टेबल का निर्माण करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड वाले क्षेत्र में ऐसे ही संरचनाएं पाई जा रही हैं। ऊपर की ओर कठोर चट्टानें हैं, बीच में अवसादी चट्टान है, जिसके ऊपर जो वाटर है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में दबा हुआ रहता है। ठीक, और इस क्षेत्र में अगर हल्का सा भी आप ड्रिल करोगे तो तेजी से जो पानी होगा वो तेजी से बाहर आने लगता है ऑटोमेटिक, उसी को आर्टिसियन बेसिन कहा जाता है, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, अपने वाटर रिसोर्सेज के लिए फेमस है। ये कुछ वैसा ही है, जब आप नारियल पानी पीते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बाहर से कठोर चट्टान है, अंदर उसके पानी भरा होता है, तो जैसे ही वो उसको काटते हैं हल्का सा उसमें प्रेस करते हैं, हल्का सा आप स्ट्रॉ के लिए हल्का सा उसमें होल करते हैं, तो तेजी से पानी बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर है वहां पे, तो वो प्रेशर तेजी से रिलीज होता है और उसी वजह से पानी वो बाहर निकलता है। तो पूरा का पूरा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, या उत्तर पूर्वी क्वींसलैंड वाला पूरा क्षेत्र है, वो ऐसे ही आर्टिसियन बेसिन से भरा हुआ है, आर्टिसियन कुओं से भरा हुआ है। ठीक, तो ये रही ऑस्ट्रेलिया की पूरी कहानी। एक बार मैं आपको तेजी से पूरी चीजें रिवाइज करा देता हूं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, इस मैप के थ्रू यहां पर अगर आप देखें, चलिए
चलिए एक बार तेजी से देख लेते हैं। यहां पर आपने देखा था ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का इस वाले क्षेत्र में जो हिस्सा है उसको आप बोल रहे थे न्यू इंग्लैंड रेंज, और यहां पर आप उसको बोल रहे थे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, विक्टोरिया वाले क्षेत्र में, ठीक। और यहीं पर आपको इसकी सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी जो कि है माउंट कोसिस्को। इसके बाद अगर आप इस वाले क्षेत्र में यहां पर आपने देखा था ग्रे रेंज, ग्रे रेंज, ठीक। यहां पर आपने देखा था इस तरीके से फ्लिंडर्स, फ्लिंडर्स, ठीक। उसके बाद इस वाले क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो यहां पर आपने देखा था मैकडोनल रेंज, मैकडोनल। उसके नीचे आपने देखा था यहां पर इस तरीके से बैरो रेंज, बैरो रेंज के बाद यहां पर आपने देखा था मसग्रेव, ठीक। मसग्रेव के बाद पर्थ के पास में आपने एक पर्वत देखा था जिसका नाम था डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, ठीक। ये मुख्य पर्वत हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ब्लू माउंटेन नाम का भी एक पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें हमने आपको बताया मैकडोनल, मसग्रेव और फ्लिंडर, ये तीनों मिडिल जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, मध्यवर्ती निम्न भूमि उस क्षेत्र में पाया जा रहा है, और ये तीनों लोहा उत्पादन के लिए फेमस हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था यहां पर किम्बरले का पठार है, किम्बरले पठार में हमने आपको बताया हीरा है। यहां पर आपने देखा था अर्नहैम लैंड शहर है जो यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया यहां पे जहां पर आपने डार्लिंग रेंज देखा था, इसके हल्का सा ईस्ट में आप देखेंगे तो कालगुरली और कुलगार्डी नाम का मैंने शहर बताया आपको, जो कि बेसिकली फेमस है किस चीज के लिए, तो सोने की खानों के लिए, ठीक। इसके बाद मैंने आपको यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास में जहां पर आपने फ्लिंडर्स श्रेणी देखा, वहां पर मैंने आपको बताया लेक आयर है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होने के साथ साथ सबसे बड़ी झील है। उसके ऊपर मैंने आपको बताया था एलिस स्प्रिंग है, एलिस स्प्रिंग जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए फेमस है। इस वाले पूरे क्षेत्र में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन का क्षेत्र है जो अपने जल संसाधनों के लिए फेमस है। न्यू साउथ वेल्स की बात करेंगे तो पूरा का पूरा न्यू साउथ वेल्स में क्षेत्र में जो है वो कोयला उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये मैंने आपको बताया। मुख्य मुख्य शहर मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर आपने देखा था वीपा जो बॉक्साइट के लिए फेमस था, वीपा के बाद केन्स था, ठीक, जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र था। इसके बाद आपका रॉकहैम्पटन था, उसके बाद न्यू कैसल था, ब्रिस्बेन है, उसके बाद फिर आपका गोल्ड कोस्ट था, फिर आपका ये सिडनी, केनबरा, मेलबर्न। सिडनी मैंने बताया सबसे बड़ा शहर है, और साथ ही साथ सिडनी से ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग चलता है जो पर्थ को जोड़ता है, ठीक, तो पूरब से पश्चिम पूरी ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो मुख्य नदियां निकल रही थी जिसका ये नाम था मरे और डार्लिंग। तो मरे और डार्लिंग नदियां यहां से इस तरीके से निकलेंगी, मैं पेन चेंज करके दिखाता हूं। ये मरे नदी निकली इधर से डार्लिंग नदी निकली, इन दोनों का संगम हुआ। संगम वाले क्षेत्र पे जो शहर था उसका नाम है मिल्दुरा। मिल्दुरा में संगम होने के बाद ये दोनों नदियां आकर यहां पर एनकाउंटर वे में गिर जाएंगी। ये है एनकाउंटर बे, एनकाउंटर बे, ठीक। एनकाउंटर बे में आकर गिरेंगे। एनकाउंटर बे के पास में यहां पे देखेंगे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम था कंगारू आइलैंड। उसी कंगारू आइलैंड में कंगारुओं के लिए नेशनल पार्क है। कंगारू आइलैंड के मुहाने पर देखेंगे तो एडिलेड शहर है जो ऊन की मंडी के लिए फेमस है। ऊन की मंडी के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है टेम्परेट ग्रासलैंड का है जिसको कहा जाता है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर गेहूं की खेती मुख्य रूप से की जा रही है, इसलिए सिडनी गेहूं की मंडी बना था। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र क्षेत्र जहां पर कृषि कार्य किया जा रहा है। जहां पर कृषि कार्य नहीं होगा वहां पर चूंकि घास उपलब्ध है इसलिए पशुपालन होगा, इसलिए इस क्षेत्र में पशुपालन भी विकसित है। पशुपालन में जो ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भेड़ पालन के लिए ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पर एक विशेष टाइप की भेड़ पाली जा रही थी जिसका नाम है मरीनो। और जब भेड़ पाली जाएगी तो ऊन अपने आप विकसित होगा, साथ ही साथ उसका मीट भी होगा। और उसके लिए जो मजदूर काम करते थे उन मजदूरों को कहा जाता है जेकारू, जेकारू, ठीक। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा हमारा ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जितनी बातें आपको जाननी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आपने एक जलसंधि देखा था टॉरस, और यहाँ पर एक जलसंधि देखा था बास। बास जलसंधि आपका
यहां पर जो तस्मान सागर है, बास जल संधि यहां पर तस्मान सागर था, तस्मान सागर को जोड़ रहा था ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से, ठीक है, या सदर्न ओशियन से। अलग किसको कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया क्षेत्र को तस्मानिया से तस्मानिया जो क्षेत्र है उससे। तस्मानिया की राजधानी मैंने आपको बताया था होबार्ट है, जो कि सेब उत्पादन के लिए, एप्पल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, और खासकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है, ठीक है। टॉरस स्ट्रेट की बात करें तो ये आपका अराफुरा सागर को जोड़ रहा था कोरल सी से, ठीक है। और अलग किसको, तो ऑस्ट्रेलिया के केपयार्क प्रायद्वीप को अलग कर रहा था पापुआ न्यू गिनी आइलैंड से, ठीक। तो इतनी बातें आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखना है। दो मुख्य नदियां, कुछ जो पर्वत है, कुछ जो मिनरल्स के क्षेत्र है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। शहरों का क्रम हो गया, ठीक। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। आप इसको मैप में देखिएगा, एक दो बार रिवाइज करिएगा, और मैप को बार बार देखिएगा, तभी आपको चीजें याद रह पाएंगी, ठीक है। और आगे जब और महाद्वीप हम करेंगे तो उसमें आपको चीजें और आसान होने लगेंगी। आप आज ये समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से एटलस को देखना है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे। कल हम एक और महाद्वीप की बात करेंगे, कल हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक रिवाइज करिए, एटलस को बार बार देखिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।